नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 की बात और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर अजीत हत्याकांड से जुड़ी हुई। आजमगढ़ से शूटर्स को लाने वाला प्रिंस गिरफ्तार कर लिया गया। आजमगढ़ से लाए गए थे 4 शूटर्स। तथ्यों को छुपाने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस एक शूटर को गिरफ्तार कर चुकी है। हत्या में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद हो चुकी है। बड़ी खबर, शूटर्स को जो लाया था व्यक्ति प्रिंस, उसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। आजमगढ़ से लाए गए थे 4 शूटर्स। जो व्यक्ति लेकर आया था वो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। तथ्यों को छुपाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है और पुलिस पहले ही एक शूटर को गिरफ्तार कर चुकी है। अजीत हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अनुभव शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनुभव, कौन है ये व्यक्ति प्रिंस? कैसे ये शूटर्स को लेकर आया और क्या आरोप है उसके ऊपर तथ्य छुपाने का? देखिए, जिस तरीके से राजेंद्र अजीत की हत्या हुई थी एक पॉश इलाके में और कठौता चौराहे के पास, उसके बाद से लगातार हमने अपने दर्शकों को भी बताया था कि कैसे पुलिस ने 5 टीमें बनाई थी और कैसे आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थे उसके आधार पर वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी। और इसी जांच में उसे ये पता चला कि कौन कौन लोग थे, क्योंकि खुद जो मोहर सिंह था उसने ये बताया था कि इस व्यक्ति ने गोली मारी है और उसने खुद उसको देखा था, उसकी पहचान की थी और सीसीटीवी फुटेज में भी वो मिला था। उसी के आधार पर मोहर सिंह के बयान के आधार पर ही इस प्रिंस को गिरफ्तार किया गया। ये गोमती नगर में रह रहा था, छिपकर हाइडआउट में था ये। लेकिन जब पुलिस ने उसको पकड़ा है तब उसने ये बात जरूर कबूल की है कि वही लेकर आया था और वो डस्टर गाड़ी थी जिससे वो उनको लेकर आया था। पहले वो लोग वहीं रुके, गोमती नगर में ही रुके थे और वहीं के बाद उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया और वहीं से हत्याकांड को अंजाम दिया था। अब ये कहा जा रहा है कि जल्द लखनऊ पुलिस जो है वो खुलासा कर देगी, हत्यारों को गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, एक शूटर गिरफ्तार हो चुका है और अब वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है जो इन शूटर्स को आजमगढ़ से लेकर लखनऊ आया था। ठीक है अनुभव, हमारे साथ बने रहिए आप। आगे बढ़ते हैं। इस बीच में कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे देश का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 16 जनवरी से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देश के सभी राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया। वही खबर है कि आज मुख्यमंत्री योगी यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, क्योंकि कल यूपी में वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन भी होना है। ऐसे में तैयारियों को परखा जा रहा है। सोलह जनवरी एक महत्वपूर्ण तारीख देश के इतिहास में। इस दिन से एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। पहले फेज में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। दूसरे फेज में 50 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा और तीसरे फेज में 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। तो यह बड़ा अभियान और कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब बस खत्म होने जा रहा है। 16 जनवरी देश के लिए ऐतिहासिक दिन, यह प्रधानमंत्री ने अब घोषित कर दिया है। तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि 16 जनवरी से पूरे देश में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा, आज से 5 दिन बाद। इसको लेकर ग्राउंड से क्या रिपोर्ट है, तैयारियों से लेकर हर हलचल तक सीधी बात हम अपने संवाददाताओं से जानते हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से अनुभव शुक्ला, वाराणसी से नीतीश पांडे और मेरठ से बलराम पांडे। पहले हम लखनऊ के बजाय पहले हम मेरठ चलते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल ले लेते हैं, बलराम के पास चलते हैं। बलराम, 16 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, 5 जनवरी है, 5 दिनों का वक्त बाकी है। क्या तैयारी आप मेरठ में और मेरठ मंडल के तमाम इलाकों में देख रहे हैं? देखिए राजेंद्र, अगर हम बात करें कोरोना के टीकाकरण की तो इस पल का इंतजार पूरे देश के वासियों को था, लेकिन अब 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी और इसको लेकर के मेरठ मंडल में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। इस वक्त हम मेरठ के मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो टीकाकरण की तैयारी है वो पूरी हो गई है। सारे ब्लॉक तैयार कर लिए गए हैं। जो डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको प्रशिक्षित भी कर दिया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी की गई है और कल
ड्राई रन का फाइनल टच दिया जाएगा। इसलिए जो कमियां पहले कोरोना के वैक्सीनेशन में ड्राई रन में कमी थी, जो खामियां थी, उनको कल दूर किया जाएगा और 16 तारीख को लेकर के पूरी तैयारी है यहां पर और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। उसका कहना है कि हम वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, रखने की तैयारी हो, चाहे डॉक्टरों को वैक्सीनेशन करने की जो ट्रेनिंग है, सभी तरीके का यहां पर प्रशिक्षण हो चुका है और अब इंतजार है उस पल का जब यहां पर वैक्सीन का टीकाकरण शुरू होगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है राजेंद्र, ये बहुत बड़ा दिन होगा 16 जनवरी का, जिस दिन से इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण की शुरुआत होगी, क्योंकि सरकार लगातार प्रयासरत थी कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन देश में लोगों के लिए उपलब्ध हो। यहां पर 3 चरणों में राजेंद्र वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। पहले चरण में जो डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको टीकाकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में जो पुलिसकर्मी हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनका टीकाकरण होगा और तीसरे चरण में जो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। यानी कुल मिला के कहा जाए तो लगभग 13 लाख लोगों को 3 चरण में वैक्सीन दी जाएगी, टीकाकरण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 13 लाख लोगों को मेरठ में 3 चरणों में वैक्सीनेट किया जाएगा। ठीक है बलराम, वाराणसी चलते हैं नीतीश पांडे के पास। वाराणसी में क्या तैयारियां हैं नीतीश? राजेंद्र जी, कल ड्राई रन 2 कल होगा और इसे लेकर लगभग 30 जगहों पर ड्राई रन में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा, वैक्सीनेशन के ड्राई रन का कार्य किया जाएगा। हमारे साथ वाराणसी के सीएमओ वीबी सिंह जी मौजूद हैं। किस तरह की तैयारियां, कितनी पुख्ता तैयारियां? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 8 जगहों पर और शहरी क्षेत्रों में 22 जगहों पर हमारे पूरे जो है सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर वैक्सीनेशन का काम चलेगा और सभी जगहों पर हमारे हेल्थ कर्मी जो है उसमें 15-15 लोग जो है वहाँ पे रहेंगे और एक जगह पर 2-2 ग्रुप में रहेंगे। इस तरह से हर जगह 30 लोग रहेंगे। सबकी सूची कोविन पोर्टल से तैयार कर ली गई है और उसके साथ साथ जो है हमारे सिक्योरिटी पर्सन्स और हमारे जो 30 जगह पर नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं और उन नोडल ऑफिसर जो है वैक्सीन सिक्योरिटी में व्हीकल्स के साथ लेकर के उन सभी जगहों पर पहुंचेंगे जहां पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है और सबकी ट्रेनिंग हो गई है, जिसमें कि हमारे हर सेंटर पे जैसे 5 लोग उसमें होते हैं, सुरक्षाकर्मी होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, बाकी वैक्सीनेटर्स होते हैं और ऑब्जर्वेशन रूम में भी हमारे जो आशा और हेल्थ कर्मी होते हैं। ये सब पूरी तैयारी हो गई है और सभी हम लोगों ने मीटिंग्स कर लिया है, डीटीएफ हो गई है, जिलाधिकारी महोदय से सब जगह वार्ता हो गई है, सब जगह हमारी तैयारियां चल गई है, पूरी हो गई है। शाम को ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि इसे लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तैयारी के संबंध में बताई जाएगी, वो सब कल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसे संबंध में हो चुकी है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि पिछली जो तैयारियों को लेकर सीख मिली और आगे कहा जाए कि कितनी चुस्त और दुरुस्त तैयारियां होंगी और अगर कमियां मिली तो क्या आदेश हैं? देखिए, सभी तैयारियां हो गई हैं, कहीं कोई कमी मिलने कोई संभावना नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जगहों पर, सब नोडल अफसर्स की रात तक ट्रेनिंग कर दी गई, सब अलर्ट है, सब अपने काम में चुस्त दुरुस्त रहेंगे, कोई कमी नहीं होगी। कोई कमी नहीं होगी राजेंद्र जी, हर तरफ से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहेगी। 30 जगहों पर व्यवस्था दावा है नीतीश, ठीक है, आ गई बात, दावा है इनका कि कोई कमी नहीं होगी, बहुत साफ दावा है, बहुत स्पष्ट। लखनऊ चलते हैं अनुभव के पास। लखनऊ में तो सबसे ज्यादा ड्राई रन हुए हैं अनुभव, और सबसे ज्यादा फोकस भी लखनऊ पर ही रहने वाला है पूरे देश का, और लखनऊ अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। लखनऊ में क्या होगा, सिलसिलेवार बताइए। देखिए, बिल्कुल राजन, 2020 में कोरोना आया तो सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत थी एक वैक्सीन की, और वो वैक्सीन का इंतज़ार था, और वो वैक्सीन आई 2021 में, और जनवरी के हम कहें तो जब दूसरा हफ्ता है तो 16 जनवरी से ये वैक्सीन लगने लगेगी। एक बहुत राहत भरी खबर 2021 में आई है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, पूरे देश में तकरीबन 5000 सेंटर बनाए जाएंगे वैक्सीनेशन के, और उसका 20% तकरीबन 900 सेंटर जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, तकरीबन 23 करोड़ से ज़्यादा की आबादी उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन की ज़रूरत है वो उत्तर प्रदेश को पड़ेगी, इसीलिए योगी सरकार ने भी इसी तरह की तैयारी की है। हम लखनऊ में ये जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर मौजूद है, और ये एक बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, और यहाँ वीवीआईपी भी आते हैं, और प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से मरीज़ हर दिन तकरीबन 4 से 5 हज़ार मरीज़ यहाँ आते हैं अपना इलाज कराने के लिए।
आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो आरोग्य मेले की शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना से पहले भी आरोग्य मेला हर रविवार को लगता था, लेकिन जब कोरोना आ गया तो आरोग्य मेले को रोक दिया गया। और ये जो आरोग्य मेला है राजेंद्र, ये आगे आने वाले समय में, अभी तो नहीं लेकिन आने वाले समय में जून जुलाई अगस्त के बाद ये आरोग्य मेला भी वैक्सीनेशन में बहुत मददगार होगा। बिल्कुल। इसलिए मददगार होगा कि जो ग्रामीण इलाके, वहाँ जो PSCs है, वहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद रहेंगे, जब वैक्सीनेशन पूरी तरह से अप्रूव हो जाएगी तब वो लोगों को वैक्सीन वहाँ पर देंगे। इसीलिए इस आरोग्य मेले को दोबारा शुरू किया जा रहा है। और अगर हम बात करें लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, तो 3 दिन में तकरीबन यहाँ पर 51,000 जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। तो पूरी तैयारी है प्रदेश सरकार की कि वैक्सीनेशन को बहुत बेहतर ढंग से करें, जैसे कोरोना को रोका। और कल सोमवार को जब प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री कुछ अपनी तरफ से और निर्देश भी दे सकते हैं सभी जिलों के अधिकारियों को। ठीक है अनुभव, हमारे साथ बने रहिए। बलराम और नीतीश, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आपने मेरठ और वाराणसी का हाल बताया, वहां की तैयारियां दिखाई कि कैसे वहां पर पहले चरण का वैक्सीनेशन होगा 16 जनवरी से। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक ओर महामारी को मात देने की तैयारी है, दूसरी ओर बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए आरोग्य मेला शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी फर्रुखाबाद से करने जा रहे हैं। हर रविवार को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यह मेला लगेगा। यहां सभी को कोविड प्रोटोकॉल के साथ इलाज करने के निर्देश दिए गए। आपको बताते चलें कि यह मेला मार्च 2020 में लगना था, लेकिन कोरोना के चलते इस पर रोक लग गई थी। अनुभव शुक्ला लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अनुभव, मुख्यमंत्री खुद इसकी शुरुआत करेंगे। मार्च 2020 में लगना था, कोरोना बीच में आ गया और अब लगभग 10 महीने बाद फिर से ये शुरू होने जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से होगा क्या, ये दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल ये आरोग्य मेले का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में जो PSCs हैं और जो CSCs हैं, वहाँ पर जो लोग जाते हैं वहाँ कई बार बहुत कमियाँ रहती हैं, उस तरह की मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती और ये तय नहीं होता कि डॉक्टर वहाँ पहुँचते नहीं हैं, लोगों की शिकायतें रहती हैं। इसीलिए इस आरोग्य मेले को शुरू किया गया था कि यहाँ पर हर छोटी बड़ी बीमारी की जांच डॉक्टर करेगा और अगर कोई किसी को कहीं रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी तो वो डॉक्टर वहाँ से रिकमेंड करेगा। यहाँ आपको हर तरह का इलाज मिलेगा। इस बार एक और चीज़ शुरू की गई है कि गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा, यानी जो कार्ड सरकार की तरफ से बनता है वो भी आप इस आरोग्य मेले में जाकर बनवा सकते हैं। 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में और आप ये सोचिए कि 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, तो हर जगह स्वास्थ्य को एक हम कहें तो मिशन के तौर पर सरकार आगे लेकर बढ़ रही है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ये फोकस रहता है कि कम से कम स्वास्थ्य के मामलों में उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर रहे। और इसीलिए हमने पहले भी कहा कि आरोग्य मेले की शुरुआत इसी कॉन्सेप्ट के साथ हुई थी, लेकिन जब कोरोना आ गया तो आरोग्य मेले को रोक दिया गया। और जो फीडबैक सरकार को पहले आरोग्य मेले से मिला था वो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था, बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला था। इसीलिए अब इसको कंटिन्यू किया जा रहा है और आज से फिर से आरोग्य मेले की शुरुआत हो रही है पूरे प्रदेश में। ठीक है अनुभव, हमारे साथ रहिए आप। एक बड़ी खबर इसी बीच में हमारे पास है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर बड़ी खबर है। अप्रैल में ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो सकते हैं। 13 जनवरी को जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होगा। 13 जनवरी से जिलाधिकारी जिला पंचायत के प्रशासक हो जाएंगे और 21 मार्च तक पद पर बने रहेंगे ब्लॉक प्रमुख। अप्रैल में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 13 जनवरी को समाप्त हो रहा है, तब उसके बाद से जिलाधिकारी रहेंगे इस पद पर। अनुभव शुक्ला हमारे साथ है। अनुभव, इतने लंबे समय तक 13 जनवरी से अप्रैल और चुनाव तक, परिणामों तक और नए अध्यक्ष के चुनाव तक जिलाधिकारी के पास कमान रहेगी? देखिए, बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने, सबसे पहले जो ग्राम प्रधान थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया दिसंबर में, और अब ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष है इनका भी 13 जनवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा, हमने पहले भी देखा जो प्रधानों का कार्यकाल खत्म हुआ तो वहाँ पर भी दूसरे प्रशासक नियुक्त किए गए, यानी उनके जो वित्तीय अधिकार थे उनको रोक दिया गया। और अब जब जिला पंचायत अध्यक्षों के भी कार्यकाल खत्म होंगे तो डीएम को वो अधिकार मिल जाएगा। और यूपी सरकार की तैयारी ये है कि 15 मार्च के बाद इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को कराया जाए। तकरीबन 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पर चुनाव होंगे। फिर जो जिला पंचायत है
स्तर वहाँ पर होगा, फिर ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये पूरा शेड्यूल 15 मार्च से लेकर तकरीबन अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक जा सकता है, और जो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हैं वो अप्रैल में जा सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और चूंकि जब उनका कार्यकाल अब खत्म जी, हो जाएगा जी, जी। तो वहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति हो जाएगी। देखिए, विकास के काम नहीं रुकेंगे, लेकिन जो वित्तीय अधिकार थे वो वहाँ पर अब डीएम को मिल जाएंगे ठीक है। जब जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अनुभव, आपने बहुत सारी अपडेट्स दी हमारे दर्शकों को आज सुबह सुबह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के अस्पतालों को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश आए हैं। अस्पतालों में अग्निशमन के प्रबंध परखने के निर्देश आए। सभी अस्पतालों में टीम से सत्यापन के आदेश दिए गए। सीएम के निर्देश हैं, निर्धारित मानकों के अनुरूप फायर सिस्टम हो। प्रदेश के सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य चिकित्सा संस्थानों में फायर सिस्टम पूरा हो, यह निर्देश है मुख्यमंत्री का। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसका आज 46वां दिन है। नतीजा वही है कि 8 दौर की बातचीत के बाद भी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं। सरकार भी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। अब बातचीत के लिए अगली तारीख 15 जनवरी तय की गई। इसको लेकर किसान अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। आज सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होने वाली है। वहीं सूत्रों से खबर है कि मामले में 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और तब कहीं सरकार इस पर फैसला ले सकती है। ग्यारह जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इस मामले पर। 15 जनवरी को अगले दौर की बातचीत प्रस्तावित है। अब तक 2 छोटी मांगों पर सहमति के अलावा कोई भी नतीजा नहीं निकला इस बातचीत का। दोनों ही पक्ष अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। शक्ति, 46वां दिन है आज, वक्त खिंचता जा रहा है, सर्दी गहराती जा रही है, बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर नीचे जाता जा रहा है। इस बीच में किसानों की मनोदशा क्या है आज? देखिए, अगर किसानों की मनोदशा की बात करें तो किसानों का तो एक ही कहना कि हम यहाँ से जब तक हटने वाले नहीं हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। किसान ही हमारे साथ है, ज़्यादा बात करने के लिए इनसे ही हम बात करते हैं। जी, ये बताइए कि आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? लगातार आप 46 दिन से यहाँ पर है, ठंड भी काफ़ी पड़ रही है, तो किस तरीके से है? देखिएगा, ऋषिपाल सिंह मुरादाबाद, भारतीय किसान यूनियन, ये महाआंदोलन बन चुका है और महाआंदोलन में जन की भावनाएं जुड़ गई हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने आज तक जो मन की बात कही है उससे इस किसान को कोई लाभ नहीं मिला। जैसे कोरोना महामारी का बड़े विषय होते हुए और यहाँ तमाम 3 काले कानून इन्होंने पेश करे हैं, ये किसान विरोधी कानून हैं और जब तक ये तीनों कानून नहीं हटेंगे ये सरकार वापस नहीं लेगी, ये किसान वापस अपने घर नहीं जाएगा। किसानों ने साफ तौर पे कहा है कि वो तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते। जी, आप बताइए, मैं आपको भी काफी दिन से यहाँ देख रहा हूँ, आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार संशोधन की बात कर रही है और आप सीधा ये कह रहे हैं कि कानून वापस होना चाहिए, तो बीच का रास्ता आखिर है क्या? पहले तो मैं एक शेर कहूँगा शहीदों के प्रति। शहीद की जो मौत है वह कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वह कौम की जकात है। तेगों के साए में पलकर बढ़े हुए खेल जानते फांसी में झूल जाना। ये 70 से अधिक यहाँ कैजुअलिटी हो गई और किसी सरकार के न प्रधानमंत्री ने, न गृह मंत्री ने, न किसी मंत्री ने एक संवेदना प्रकट नहीं की। और अगर नवाज शरीफ की माँ मरती है, मरियम, तो उनके लिए चिट्ठी भी लिखी जाती है और संवेदना व्यक्त की जाती है, टेलीफोन पर बात भी की जाती है। इस देश के किसान को किसान मानने को भी सरकार तैयार नहीं। बीच का रास्ता कहाँ तलाशना? बीच का कोई रास्ता नहीं होता, या तो जीत या हार, बीच का कोई रास्ता इसमें सरकार निकालनी, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है। हम लोग जो 135 करोड़ जनता का पेट भरने वाले अन्नदाता हैं, ये लोग, इनको सड़कों को पड़ना हो। कभी कभी ये कहते हैं हमारे समर्थक बहुत हैं। कल हमें पाठ दिया, परसों किसी टीवी चैनल ने चलाया कि ट्रैक्टर वाले किसान के 43 लाख ट्रैक्टर हैं साहब, और 63 लाख जो है करोड़ वो किसान अलग है, वो हमारे समर्थन। भाई हम कह रहे हैं उन्हें भी ला कर बैठा लेते हैं, जंतर मंतर पर उठा लेना, हमें सुविधा जगह बैठा लेना। किसानों का साफ तौर ठीक है शक्ति, यही कहना है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल या शक्ति, ना, इनकी बात याद आ के साथ दो ठूक बात करना शक्ति, चाहते हैं। बिल्कुल सही हाँ या बात ना? या तो है और फिर गुस्सा बात भी की- है, गुस्सा भी है। शक्ति, आपकी बातचीत जो हुई उससे साफ जाहिर है कि उनके मन में एक क्रोध पनपता जा रहा है। 70 लोगों की शहादत की बात कर रहे थे अभी, हमने देखा और सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शक्ति इस बातचीत के लिए और इस रिपोर्ट के लिए। यूपी के कानपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक। जी हाँ,
मृत जंगली मुर्गे में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। 15 दिन के लिए जू को बंद कर दिया गया है। 2 दिन पहले जू में मृत मिले थे कई मुर्गे। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पक्षियों के बाड़े बंद। ये चिंताजनक बात। कानपुर में बर्ड फ्लू की आमद। और उत्तर प्रदेश में फिर से चलेगी तबादला एक्सप्रेस। ये ट्रांसफर्स होंगे। प्रदेश में जल्द आईएएस अफसरों का तबादला होगा। पदोन्नति पाने वाले कुछ अफसरों को नई तैनाती मिलेगी। कई जिलाधिकारी और कमिश्नर हटाए जा सकते हैं। बेहतर काम करने वालों को इनाम मिलेगा। काम में फिसड्डी रहने वालों को हटाया जाएगा। तो ट्रांसफर्स होने वाले हैं अब आईएएस अधिकारियों के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।